हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, और सेकंड नंबर पे स्थल मंडल, जिसको भू आकृति विज्ञान हो गया, उसका भी रिवीजन कर लिए हैं। और हम लोग पढ़ेंगे आज क्लाइमेटोलॉजी, वायुमंडल जलवायु विज्ञान के बारे में। तो इसका रिवीजन करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का नाम है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। तो ये तो फर्स्ट फेज था जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू की थी कि भूगोल क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने अंतरिक्ष विज्ञान, भूआकृति विज्ञान पढ़ लिया। और हम लोग अब पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, जलवायु विज्ञान, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आप लोग जान लेंगे। जलवायु विज्ञान में हमें मौसम बनाम जलवायु मतलब मौसम और जलवायु जानना है। वायुमंडल की उत्पत्ति, संगठन और संरचना जानना है। एंड सूर्यताप, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडलीय प्रसंचरण, आर्द्रता, संघनन, वर्षण, वायु राशियाँ, वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम मौसम एवं जलवायु के बारे में जानते हैं। मौसम क्या होती है। मौसम और जलवायु का संबंध वायुमंडलीय दिशाओं से है, मतलब ये वायुमंडल में होती है परिघटनाएं। मौसम जो है एक अल्पकालिक परिघटना है, जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं पवनों की प्रकृति में पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण या दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखा जाता है। मतलब मौसम जो होता है समय समय पर बदलता रहता है। क्या बदलता है उसमें, उसके तापमान में अंतर होता है, समय समय पर वर्षा, आर्द्रता, इन सब में समय समय पर प्रतिपल, पल प्रतिपल परिवर्तन देखा जाता है। जबकि जो जलवायु होता है वो लगभग 30 से 35 वर्षों की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का योगमान होता है। मतलब यही मौसम जब इसको 30 से 35 साल का औसत ले लेते हैं तो जो औसत योगमान हो जाता है, जो मौसमी दशा का औसत योगमान हो जाता है, उसे जलवायु कहते हैं। अर्थात मौसम अल्पकालिक वायुमंडल परिघटना है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक। अब देखो ये मौसम से ही क्या बना है, जलवायु। तो इसलिए कहते हैं मौसम जलवायु का कारण है। मतलब जलवायु किस कारण बना है, मौसम से बना है, और जलवायु मौसम का परिणाम, और इन्हीं मौसम के परिणाम से जलवायु बना है। तो एक वाक्य लिख देना कि मौसम जलवायु का कारण है, जबकि जलवायु मौसम का परिणाम है। क्योंकि सभी मौसमी घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षण आदि जलवायु के भी अंग हैं, तो इसलिए मौसम साधन है, जबकि जलवायु मौसम का साध्य या परिणाम है। जलवायु क्या है, मौसम का परिणाम। मतलब इसी मौसम से ही जलवायु बन रही है। कब, जब 30 से 35 वर्षों के दशाओं का योगमान हो जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में क्या क्या पढ़ना है, परिभाषा पढ़नी है, उत्पत्ति, घटक, संरचना, लाभ पढ़ने हैं। परिभाषा में सबसे पहले तो ये होता है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारा जीवमंडल बनाते हैं। जैवग्रह तीनों मिलकर के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवग्रह बनाते हैं। और वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है कि आप देखते हैं ये है हमारा, मान लिया ये पृथ्वी का सरफेस है, इसके ऊपर वायु की परतें पाई जाती हैं, जिसमें गैस, जलवाष्प, धूलकण उपस्थित रहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़िए। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित विभिन्न गैसों, जलवाष्पों, वायु में निलंबित ठोस कणों का मिश्रण, जो पृथ्वी की गुरुत्वीय प्रभाव के कारण उससे घिरे रहता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। विभिन्न मौसमी तथा जलवायु परिघटनाएं इसी वायुमंडल में होती हैं। ये मैंने चित्र बनाया, ऊपर वायुमंडल है जिसमें गैस है, जलवाष्प है, ठोस के निलंबित कण है। अब वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, इसमें 3 चरणों में वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। सबसे पहले आद्य वायुमंडल, जैविक वायुमंडल, आधुनिक वायुमंडल, ये 3 वायुमंडल में विकास हुआ। अब आद्य वायुमंडल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले वायुमंडल के उद्भव एवं विकास के निम्नलिखित चरण देखते हैं। 3 चरण। आद्य वायुमंडल में क्या हुआ था, पृथ्वी जब भूप्रपटी का निर्माण हो रहा था, तो पृथ्वी के अंतर की मैग्मा जो है वहाँ से लावा निकल करके बाहर की तरफ आ रही थी। बाहर की तरफ आने में उसमें से बहुत सारी गैसों का विमुक्तिकरण हो रहा था। मतलब गैस निकल रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो और जलवाष्प भी बहुत मात्रा में था, लगभग 90% से 99% जलवाष्प था। तो वही लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। उत्पत्ति के उपरांत लाखों वर्षों तक होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से पृथ्वी के अंतरतम की गैसें आरंभिक वायुमंडल का निर्माण की थी, जिन्हें गैस विमुक्तिकरण
प्रक्रिया कहते हैं। मतलब गैसों का निकलना क्या है, गैस विमुक्तिकरण प्रक्रिया है। और इसमें लगभग जलवाष्प 99%, 90 से 99% और शेष मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे गैस उपस्थित थे आद्य वायुमंडल में। गैसों का विमुक्तिकरण हुआ। जैविक वायुमंडल में क्या हुआ कि जो जब वर्षा हुई गैस विमुक्तिकरण के उपरांत आर्केजोइक कालखंड में वायुमंडल की आर्द्रता एवं संग्रहण से वर्षण से पृथ्वी पर आरंभिक जल स्रोत एवं जल स्रोत का निर्माण हुआ। मतलब जब इनसे निर्मित हुई जलवाष्प, तो जलवाष्प में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो गई, वायुमंडल संतृप्त हो गया कि अब वो जलवाष्प इकट्ठा नहीं कर सकता, तो जलवाष्प का संग्रहण से वर्षा हो गई। और वर्षा में जो जल है उससे पादप पलवक में शैवाल विकसित हुए और शैवालों ने प्रकाश संश्लेषण किया। किससे? कार्बन, सूर्य से और कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण से क्या निकला? O2 निकला, ऑक्सीजन। और ओजोन परत भी इसी से बना था। तो यही इसमें दिखाया है। ये देखिए चित्र में दिखाया है कि शैवाल किस तरह से सन को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण से O2 मुक्त कर रहे हैं और CO2 का अवशोषण कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से CO2 का क्या हुआ, कमी हुई वायुमंडल में और O2 की वृद्धि हुई। अम्लीय वर्षा से भी आरंभिक वायुमंडल से हो रही अम्लीय वृष्टि के प्रभाव से इसमें कमी आई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सब अम्ल के रूप में, अम्ल मतलब जलवाष्प और अम्ल ये सब क्रिया कर ली, तो इससे इनमें कमी आई। फिर जलवाष्प पर परावैंगनी, जब जलवाष्प जो है उस पर परावैंगनी किरणें पड़ी, तो परावैंगनी किरणें क्यों पड़ी? क्योंकि उस टाइम जो था ओजोन परत थी नहीं, तो परावैंगनी किरणें पूरा नीचे आती थी, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। फिर आधुनिक वायुमंडल। आधुनिक वायुमंडल में क्या है कि वर्तमान में पृथ्वी पर साम्राज्य मानव जाति का है और मानव ने अपने विभिन्न क्रियाओं से वायुमंडल में संगठन में पुनः अनुपातिक रूपांतरण किया है। जैसे ग्रीन हाउस को उत्सर्जित करके ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन घटनाएं होती। तो ये है वायुमंडल की जो है 3 प्रकार के हैं, आद्य वायुमंडल, जैविक वायुमंडल और आधुनिक वायुमंडल। ये तीनों जो है कारक हैं। आद्य वायुमंडल में क्या होता है, गैसों को मितीकरण। आधुनिक वायुमंडल में मानव के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग। और बीच वाले जो जैविक वायुमंडल है उसमें वायु, ऑक्सीजन का निर्माण। वायुमंडल के घटक कौन कौन है? गैसीय तत्व हैं, जल तत्व हैं, ठोस तत्व, मैंने तीनों घटक वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। गैसीय तत्व में कौन कौन से हैं? यह वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिसकी अनुभूति हम स्थिर दशा में नहीं कर सकते। रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है, गैसों का मिश्रण होता है। और जब ये स्थिर रहता है गैस, तो कैसे अनुभव करेंगे? जब चलेगा वायु तभी ना हमारे शरीर में अनुभव होगा ठंडा ठंडा। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है? 78.08%। और इसकी उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी क्रियाओं एवं जैविक अपघटनीय प्रक्रियाओं से। इस नाइट्रोजन की उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी क्रियाओं और जैव अपघटनीय प्रक्रियाओं से। और जीवों में इसकी उपस्थिति प्रोटीन एवं विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड के रूप में होती है नाइट्रोजन की। फिर ऑक्सीजन है दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला, लगभग 20.80% या 21%, 20.80% या 21% भी होता है। प्राणवायु किस कहते हैं? ये सक्रिय गैस होती है। और सामान्य दृष्टि से नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय गैस है, परंतु उच्च तापमान पर यह सक्रिय भी होती है। नाइट्रोजन के बारे में देख लेना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सक्रिय है ना, तो मुझे याद आ गया। फिर इसकी उपस्थिति में दहन क्रिया संभव होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायुमंडल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है जिसकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण से होती है। फिर आर्गन। वायुमंडल की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस आर्गन है, जो कि 0.93% है। और वायुमंडल की रेडियो सक्रिय चट्टानों के वायुमंडल विखंडन से इसकी उत्पत्ति होती है, अक्रिय गैस है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। यह अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति अगर नहीं होती ना, तो वायुमंडल का, पृथ्वी का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता। मतलब बहुत ठंडा तापमान होता, मानव नहीं रह पाते। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड मानव लेते हैं, मानव मतलब छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे लेकर के ऑक्सीजन देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और मानव भी नहीं रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी गैसें निकलती हैं, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन वायुमंडल घटक हैं। अस्थायी गैसें जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। और अस्थायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। और अस्थायी गैसें जो होती हैं वो साल भर इनका लगभग समान बना रहता है, और अस्थायी गैसें होती हैं इनका परिवर्तन देखने को मिलता है इनकी मात्रा में। फिर है वायुमंडल में गैसीय तत्व हो गए। जल तत्व में कौन कौन से आते हैं? जल तत्व में आपका जलवाष्प आता है, जो कि अदृश्य गैस जलीय कण होता है। वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जलीय कण को जलवाष्प कहते हैं। और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति की वजह धरातलीय जल स्रोतों के वर्षण, वाष्पन जो होता है, धरातलीय जल का वाष्पन होता है। जब धरातल से जल ऊपर जाता है तो वाष्पन कहते हैं। और जो पौधे छोड़ते हैं जल, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है। धरातल से गर्मी हुई तो ऊपर गया तो इसे वाष्पन कहेंगे। और जब पेड़ पौधों से जब गया जल का मात्रा, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहेंगे।
और इससे परिवर्तनशील गैस जलवाष्प की मात्रा 2 से 4% होती है, जो कि वर्षा युक्त क्षेत्रों में सर्वाधिक एवं मरुभूमियों में न्यूनतम होती है। जहाँ वर्षा होगी वहाँ पे जो जलवाष्प होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ पे जलवाष्प कम होगा। मरुभूमियों में जलवाष्प न्यूनतम होता है। फिर ऊंचाई के साथ आर्द्रता घटेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पे आर्द्रता घटेगी और लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% आर्द्रता समाप्त हो चुकी होगी। तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई बढ़ने से आर्द्रता घटती है, मतलब ऊंचाई का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्द्रता। फिर वायुमंडल में जलवाष्प एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ग्रीन हाउस गैस ऐसी कैसे होती हैं जो प्रकाश तो ले लेती हैं अंदर पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी से प्रकाश को ऊपर नहीं जाने देती है ग्रीन हाउस, जिससे ही वायुमंडलीय, जिससे कि पृथ्वी का वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। तो क्या करती हैं ग्रीन हाउस गैसें और जलवाष्प जो है आर्द्रता से संग्रहित होकर जलबुदों का निर्माण हिमकणों के रूप में बादल को रात का निर्माण करती हैं, अर्थात विभिन्न मौसमी परिघटनाएं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलवाष्प जो है मौसमी परिघटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हो गया जलवाष्प के बारे में जो अदृश्य होता है। फिर ठोस कण जो होते हैं, ठोस कण क्या क्या कार्य करते हैं, जो कि धूल कण के रूप में, पराग कण के रूप में या रेशे के रूप में उपस्थित रहते हैं, निलंबित कण के रूप में, एरोसॉल जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तो पहले असंख्य निलंबित कण होते हैं जिन्हें एरोसॉल कहा जाता है। क्यों? ये नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और ठोस कणों पर पाए जाते हैं, एरोसॉल। ये धूल कण, पराग कण, लवण कण, महीन रेशे होते हैं जिनकी मात्रा महाद्वीपीय उष्ण मरुभूमि में सर्वाधिक होती है। महाद्वीपीय उष्ण मरुभूमियों में सर्वाधिक होती है। जलवाष्प की मात्रा मरुभूमियों में न्यूनतम होती है। मरुभूमियों में जलवाष्प की मात्रा न्यूनतम होती है, लेकिन ठोस कणों की मात्रा जो है वो मरुभूमियों में सर्वाधिक होती है। तो ये चीज़ें जलवाष्प और ठोस कणों में अंतर देखने को मिल गया आपको। फिर क्या करती है, जब जहाँ वायुमंडल में उपस्थित जो ये रहते हैं ना छोटे छोटे कण, तो ये विसर्ज कर देते हैं, मैंने फैला देते हैं। आप लोग देखा होंगे कि जब कमरे में रहते हैं तो सूर्य की जब रोशनी आती है कमरे में, तो बीच में देखते हैं छोटे छोटे कण, रेसे जो है सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे रेसे बहुत सारे रहते हैं, तो अदृश्य रहते हैं, लेकिन जब प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देते हैं। और यही सब क्या करते हैं, जब दिन के समय धूप विहीन क्षेत्र माने कि जैसे पेड़ों के नीचे तो धूप नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ उजाला है, तो ये उजाला किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं ठोस कणों की। कमरे में दिन के समय उजाला रहता है लेकिन जबकि धूप नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इन्हीं ठोस कणों की उपस्थिति से। फिर है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना जो है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल की ऊंचाई जो है लगभग 1100 किलोमीटर मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 3200 से 3500 किलोमीटर माना है। तो वायुमंडल की संरचना दो रूपों में देखते हैं कि तो स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर एक, और एक देखते हैं विषम मंडल, स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर, एक तापमान के आधार पर। स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर सममंडल और विषम मंडल दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार सागर तल से ऊंचाई पर जाने से गैसों के द्रव्यमान में कमी के बावजूद प्रमुख गैसों का अनुपात समान बना रहता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ऊपर जाएंगे द्रव्यमान तो कम हो जाएगा, लेकिन जो इनका अनुपात है ना, यहाँ भी नाइट्रोजन ऊपर भी 78% ही मिलेगा, नीचे भी 78% मिलेगा ऊंचाई पर जाने से, लेकिन इनके द्रव्यमान में कमी आएगी, कम हो जाएंगे कुछ। इस तरह से दो प्रकार भाग हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल में क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल आता है। विषम मंडल में आपका 88 किलोमीटर से ऊपर की आता है, जिसे विषम मंडल कहते हैं। इसमें गैसों का अनुपात पृथकता रहती है। तो सममंडल एक बार पढ़ लेते हैं। यह पृथ्वी सतह से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जिसकी आंतरिक भाग में ताप परिवर्तन के आधार पर 3 वायुमंडल परतें पाई जाती हैं। तापमान परिवर्तन के आधार पर क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, इन तीनों को मिला के सममंडल। विषम मंडल 88 किलोमीटर से ऊपर विषम मंडल पाया जाता है, जहाँ पे गैसों के अनुपात में पृथकता पाई जाती है। इसमें 4 लेयर होते हैं विषम मंडल में। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये 4 लेयर होते हैं। फिर है स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल की जो संरचना स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर होगी, और वायुमंडल की संरचना तापमान परिवर्तन के आधार पर। तापमान में परिवर्तन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक में 2 होता है। क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, ये तीनों समताप वाले सममंडल भी हैं। किसमें? स्थिर अनुपात नियम में। और यहाँ पे ये तीनों अलग अलग है, और तापमंडल भी इसी का रूप है तापमान परिवर्तन के आधार पर। तो देखो क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल जो होता है, ये क्षोभ मंडल है, यहाँ पे आप दिखाते हैं। क्षोभ मंडल जो है ये अपना क्षोभ मंडल है। सतह है पृथ्वी का 0 डिग्री इक्वेटर है, 90 डिग्री ध्रुव है। तो इक्वेटर जो जो इसको ऐसे निकाला गया है, जैसे मान ली पृथ्वी है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे निकाल दिया गया है, यहाँ से ये वाला भाग ऐसे। ये जो लाइन है इसे 0 यहाँ है और 90 यहाँ है, तो 0 को यहाँ रख दिया है और 90 को यहाँ रख दिया है।
तो जैसे जैसे ध्रुवों से ऊपर जाते हैं मतलब ऊंचाई की तरफ, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ध्रुव के पास 16 किलोमीटर तक ऊंचाई रहती है क्षोभ मंडल की, और इधर 6 किलोमीटर तक रहती है, इधर जो है 6 किलोमीटर तक रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है यहाँ संवहन धारा, वायु की संवहन धारा जो है जब बढ़ती है तो क्या होता है कि उत्थान होता है, इसको ऊपर ऊपर जाती है वायु धारा, ऊपर जाने से वो थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है ऊंचाई, और चक्रवात उक्रवात भी इसी से आते हैं, और इधर नीचे आने के क्रम में अवतलित होती है, तो वायुमंडल का जो क्षेत्रफल, क्षोभ मंडल का क्षेत्रफल घट जाता है। तो क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। यह पृथ्वी के संपर्क वाली वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे नीचे होती है, पृथ्वी की सतह से सबसे नीचे क्षोभ मंडल होती है, जो कि निरंतर विक्षोभों से युक्त रहती है। विक्षोभ माने इसमें निरंतर विक्षोभ ऐसे ऐसे होता है, इसलिए इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई विषुवतीय प्रदेश में संवहन धारा के कारण लगभग 16 से 18 किलोमीटर होती है, क्योंकि संवहन धारा ऊपर की तरफ जाती है तो ऊंचाई भी बढ़ जाती है। जबकि ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर निम्न तापमान से ठंडी एवं भारी वायु के बैठने की वजह से ठंडी एवं भारी वायु बैठेगी तो ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर हो जाएगी। विभिन्न मौसमी तथा जलवायु घटनाओं की वजह से यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पवन प्रवाह, वायु धाराएं, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वर्षा तंत्र आदि की प्राप्ति होती है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में निरंतर गिरावट होती हुई विषुवतीय प्रदेश में -18 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव में -15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है तापमान। फिर है नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब इसी में सामान्य तापमान दर कैसे कहते हैं कि जब क्या होता है कि इसे एनवायरमेंटल पर्यावरण तापमान दर जो है पतन दर कहते हैं। जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं ना तो तापमान गिरता है, इसी को कहते हैं, जब हम क्षोभ मंडल में पृथ्वी से क्षोभ मंडल में जाते हैं तापमान गिरता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट या तापमान पतन दर कहते हैं। इसके कारण बहुत हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई के साथ जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट होता है, जिसके मुख्य कारण है क्योंकि वायुमंडल में तापमान के कारण की वजह पार्थिव विकिरण है। जब पार्थिव विकिरण ऊपर जाती है तो क्या होता है, ऊंचाई के साथ जो है इसके तापमान घटती है। तो जब ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा तो ऊंचाई के साथ जो है क्षोभ मंडल का तापमान भी घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वायु सघनता में कमी आती है, मतलब नीचे जो है गुरुत्वीय बल के कारण वायु पास पास रहते हैं, ऊपर गुरुत्वीय बल नहीं रहता, दूर दूर रहते हैं। तो जब दूर दूर रहेंगे तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो तापमान कम होगा। ये भी वही घर्षण वाला है, तापमान और घर्षण वाला है। फिर तापमान व्यतिक्रम होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल तो तापमान घटता है, लेकिन कभी कभी तापमान बढ़ने लगता है, जिसे तापमान व्यतिक्रम कहते हैं। तापमान व्यतिक्रम या तापमान प्रतिलोमन कभी कभार एनएलआर के विपरीत, मतलब नॉर्मल लैप्स रेट के विपरीत ऊंचाई पर जाने से तापमान घटने की जगह पर बढ़ने लगता है, जिसे हम तापमान व्यतिक्रमण कहते हैं। ये तापमान व्यतिक्रमण का चित्र जो है बनाया गया है इसमें। फिर पृथ्वी सतह है, यहाँ पे तो तब 6.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान घट रहा था क्षोभ मंडल में, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि तापमान जो है बढ़ने लगता है। इसे तापमान व्यतिक्रम कहते हैं, जिसे निगेटिव लैप्स कहते हैं, निगेटिव लैप्स दर कहते हैं। फिर है तापमान के जो व्यतिक्रम तापमान बढ़ने का क्या कारण है, तो पहला कारण है कि विकिरण प्रतिलोमन। विकिरण प्रतिलोमन क्या होता है कि दीर्घ रात शीतकाल रात में जब वायुमंडल अत्यंत ही शांत तथा आसमान बादल विहीन होते हैं तो इस दशा में पार्थिव विकिरण तेज होती है। विकिरण प्रतिलोमन में जब जैसे मान लिया आसमान साफ है तो पृथ्वी से जो छोड़ी गई पार्थिव विकिरण है वो तेज मात्रा में हो जाएगा। तो जब तेज मात्रा में होगा, पार्थिव विकिरण तेजी से होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे तापमान कम रहेगा, ऊपर तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तो तापमान व्यतिक्रम इससे बढ़ गया। यांत्रिक प्रतिलोमन में क्या होता है, या घाटी प्रतिलोमन बोलते हैं, जैसे हो गया पर्वत के बीच में घाटी, तो पर्वतों से क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि दिन के समय बहुत तेज यहाँ जो रात्रि के समय क्या होता है, सॉरी दिन के समय रात्रि के समय यहाँ से जल्दी से चली जाती है ऊर्जा। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में आएंगी जल्दी से, तो जो यहाँ पे गरम गरम गैस रहेंगे ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो इससे आंतरिक प्रतिलोमन जन्म लेगा। लिखा है पर्वत शिखर विकिरण की खिड़की कार्य करते हैं, इसलिए रात्रिकाल में शीघ्र विकिरण कर ठंडे ठंडे हो जाते हैं, जबकि घाटियाँ सापेक्षिक रूप से गर्म रहती हैं। तो मतलब एक गर्म ठंडे हो जाते हैं। इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। बाकी हम आगे जो है थर्ड जो है ताप व्युत्क्रम में थर्ड है वाताग्रीय प्रतिलोमन या अवहेलनीय प्रतिलोमन, जिसको वाताग्र में पढ़ेंगे। और क्षोभ मंडल में 2 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान नियत रहता है, जिसे
क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल में क्या क्या होता है एक बार ऐसे नज़र से देख लेते हैं। समताप मंडल जो होता है जिसका ताप लगभग समान रहता है, इसमें तापमान की वृद्धि O3 बनने की वजह से, मतलब O2 प्लस O से बनता है O3, फिर टूटता है O2O में, फिर बनता है। इस चक्र को चैपमान चक्र कहते हैं। ये देखो चैपमान चक्र लिखा है। और इसकी मोटाई 18 से 25 किलोमीटर होती है। जेटयान चलता है इसमें, और इसमें एक सफ़ेद रंग का अत्यंत चमकीला बादल पाया जाता है, इसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोलते हैं। और ये ऊपरी सीमा समताप मंडल में भी पाई जाती है। ये देखिए ये चैपमान चक्र है, ये मदर ऑफ पर्ल क्लाउड है। फिर उसके बाद है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल में समताप सीमा के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान घटता हुआ, अच्छा जैसे यहाँ तापमान घटेगा फिर समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा, फिर उसके बाद मध्यमंडल में तापमान जो है घटेगा। और इसमें नॉक्टिलूसेंट क्लाउड पाया जाता है। मध्यमंडल में नॉक्टिलूसेंट क्लाउड भी पाया जाता है। उल्का पिंड भी कभी कभी इसमें दिखाई देते हैं मध्यमंडल में। तो उल्का पिंड और नॉक्टिलूसेंट क्लाउड भी इसमें पाया जाता है। तापमंडल में क्या है, तापमंडल में आयन मंडल और बहिर्मंडल दो तरह के मंडल पाए जाते हैं। आयन मंडल में लगभग 80 से 620 किलोमीटर पाया जाता है। इसमें DEFG लेयर होती हैं। डी लेयर को स्पॉडिक लेयर, ई लेयर को कैनेले लेयर और एफ लेयर को एप्लेटन लेयर कहते हैं। और जी लेयर का कोई नाम नहीं है। DEFG लेयर, ये देखिए DEFG लेयर बना है, जो कि क्या करती हैं, पार्थिव विकिरण से रेडियो तरंगों को वापस भेजती हैं, तो जो कि रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है। डी ऑक्सीजन लेयर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन, इसको डी लेयर DEFG। डी स्पॉडिक, DEE जो है कैनेले, और एफ जो है एपेलेटन लेयर। यहाँ दूरी क्षेत्र में रातकाल चमकीला प्रकाश पाया जाता है। निश्चित अरोरा की घटना, अरोरा कहाँ पाई जाती है, आयन मंडल में। ए से अरोरा, ए से आयन मंडल, ऐसे याद कर लेना। तो ये हो गया रिवीजन इधर का। बाकी बहिर्मंडल देखते हैं। बहिर्मंडल जो सबसे बाहर होता है, आयन मंडल के ऊपर ऊपरी भाग में अत्यंत ही विरल गैस मुक्त मंडल, अत्यंत ही विरल गैसों से युक्त मंडल की प्राप्ति होती है, जहाँ परमाणु रूप से हाइड्रोजन रहता है। यह भी ऊंचाई के साथ तापमान में निरंतर वृद्धि प्राप्त होती है तथा ऊपरी समय में तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब अगर आप कहेंगे ना कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता क्यों है जबकि सूर्य ऊपर है, तो ये खाली वायुमंडल में होता है। वायुमंडल से जैसे ऊपर जाएंगे बहिर्मंडल में, फिर तापमान लगातार बढ़ता ही जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय तापमान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू।